उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। यूपी के बाराबंकी जिले में हुए सड़क दुर्घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की व घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन कम ज्यादा हो रही है। किसी दिन कोरोना का गिरता ग्राफ सुकून देता है तो दूसरे ही दिन बड़ा आंकड़ा डराने लगता है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 43,654 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 640 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। एक दिन में 60,000 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। अमेरिका के हाई रिस्क वाले इलाकों में वैक्सीनेट हो चुके लोगों को फिर से मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच विशेषज्ञों की यह नई भविष्यवाणी महामारी के भय को काफी हद तक कम करने वाली है। देश में वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण की स्थिति देखते हुए IIT कानपुर के विशेषज्ञों का आकलन है कि अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो तीसरी लहर का खतरा टल सकता है। IIT कानपुर के प्रो मनींद्र अग्रवाल और उनकी टीम ने सूत्र मॉडल के माध्यम से जो आकलन किया है, उसके मुताबिक वर्तमान के वेरिएंट की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और नए मामले आना भी कुछ कम हो गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार घट बढ़ सकती है। उत्तर के राज्यों में लगभग हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, इससे केस कम आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अगर राहुल गांधी को कालेधन को वापस लाने की इतनी ही चिंता है तो वो तुरंत सरकार से मांग करे और संसद में एक प्रस्ताव लाएं जिसमें विदेशों में जमा देश के कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे ताकि सारा कालाधन वापस लाया जा सके। Second way, there are other ways also. One is the United Nations resolution on a convention on corruption in 2005. It says, if a country formally by legislation announces that it is nationalizing the accounts of all its citizens who have accounts in certain money laundering or secret banking countries, like there are 70 of them. Right. Then the United Nations will ensure that these countries comply and hand over the entire bank account, money, names, details, everything. So we need to pass a law in the thing, and we don't have majority just now, but by April we'll have. So I see that also a very effective way of doing it. गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया। राकेश अस्थाना एक चर्चित IPS अधिकारी हैं जिनका नाम चारा घोटाले और गोधरा कांड की जांच से भी जुड़ा रहा है। गोरखपुर बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य के घर हमला, मां और बेटे की पट्टीदारों ने कुदाल से काटकर हत्या की, पत्नी और बेटी घायल, अस्पताल में भर्ती। भाजपा किसान मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। सोनबरसा चौकी के तेनुवा गांव की घटना। यूपी के बाराबंकी में सांसद उपेंद्र सिंह द्वारा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, CDO, मुख्य चिकित्साधिकारी WHO, यूनिसेफ स्वास्थ्य विभाग की टीम व गणमान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय में कोविड-19 के दृष्टिगत व्यापक लोकहित में 500 IPM के ऑक्सीजन गैस प्लांट का लोकार्पण किया गया। आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय, जिला अध्यक्ष जी, माननीय गरियाबाद, CDO मैडम, एडिशनल SP साहब, CMO साहब, CMS साहब, अपने सभी अधिकारी और हमारे मीडिया के साथियों, बहुत हर्ष का विषय, उत्साह का विषय है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने चेतावनी दी कि जो नागरिक रेड लिस्ट वाले देशों की यात्रा करते हैं, जो किंगडम द्वारा स्थापित कोविड-19 यात्रा मार्गदर्शन की धज्जियां उड़ाते हैं, उन्हें यात्रा प्रतिबंध के कम से कम 3 साल का सामना करना पड़ेगा। सऊदी की लाल सूची में इंडोनेशिया सहित ज्यादातर एशियाई देश शामिल हैं, जिन्हें सरकार उच्च कोविड-19 संक्रमण वाले क्षेत्रों के रूप में मानती है। आज विपक्षी दलों ने संसद भवन में बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या 31 मार्च 2019 को 2017 थी, जो 31 मार्च 2020 को बढ़कर 2208 हो गई। इसके बाद 31 मार्च 2021 तक ये आंकड़ा 2494 पहुंच गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंक्स जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। आज बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, आज हम एक कैबिनेट बैठक करेंगे। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की जाएगी जिसमें राज्य में कोविड और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा होगी। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।